उजाले उनकी यादों के। आज हमारे साथ हैं सिने जगत की एक ऐसी कलाकार जिन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी, हार को कैसे जीत में बदलते हैं हमें सिखाया, हिम्मत और हौसलों से जिंदगी की बाजी को अपने नाम कैसे करते हैं। आज हम उनसे सीखते हैं। आवाज में सरगमी खनक, झूम 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 नाच मयूरी, छन छन ला 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 नाच मयूरी। पैरों में मयूर के नाचने का वो फन, होठों पे कलियों की मासूम मुस्कुराहट, चेहरे पे चांदनी की चमक, आंखों में लाखों सितारों की खूबसूरत चमक लिए आज हमारे सामने हैं जानी मानी अभिनेत्री, टेलीविजन आर्टिस्ट सुधा चंद्रन जी से, जिन्हें हम मयूरी गर्ल के नाम से भी जानते हैं। झूम 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 नाच मयूरी, छन छलन छन छन छलन छन नाच मयूरी। सुधा जी, हमारे तमाम सुनने वालों की तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से विविध भारती के इस नायाब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से जो रेडियो चैनल मैं सुनती आ रही हूँ वो है विविध भारती, और आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज उसी रेडियो स्टेशन में मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ, और इस रेडियो स्टेशन के जरिए मैं उन तमाम दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करूंगी आज, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं यस मेरी मेहनत जरूर है, बट लोगों का प्यार ज्यादा रहा है मेरे साथ। सुधा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सन 1986 में यानी 1986 में ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है नाची मयूरी, और सबके दिल झूम जाते हैं, सबके दिलों में रातों रात एक स्टार जगह पाती हैं सुधा चंद्रन जी। आज भी मुझे याद है वो पोस्टर्स, बेहद बेहद खूबसूरत, लेकिन अचानक एक फिल्म करने के बाद हम उनको कहीं बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आज भी हमारी आंखें उन्हीं को ढूंढती हैं। कौन है ये सुधा चंद्रन, कहाँ चली गई? वही तो ट्रेजेडी है, बिकॉज हर किसी का यही कहना है कि नाची मयूरी आपकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, पर कई बार मैं यही सोचती हूँ कि अगर वो मेरी लॉन्च फिल्म ना होती तो शायद मैं आगे बहुत चली जाती इंडस्ट्री में। बट जैसे कि लोगों का यही कहना था कि ओ माय गॉड, ये तो आपकी कहानी पर आधारित थी, तो शायद इस वजह से मुझे वन फिल्म वंडर भी कहते थे। तो बहुत दिल दुखता था, क्योंकि उस टाइम पे जैसे आपने कहा कि एक स्टार वॉज बॉर्न, और मुझे भी याद है जब मैं बॉम्बे सड़कों पे घूमती थी तो उन पोस्टर्स के सामने मैंने देखा है लोग खड़े रहकर बड़े उम्मीद के साथ उन पोस्टर्स की तरफ देखते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में बहुत मतलब कई लोग इस फिल्म की वजह से या मेरी जिंदगी की वजह से बहुत प्रभावित हुए थे, और आज भी मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि किस लेवल तक मैं लोगों को प्रभावित कर पाई, बट आज जब मैं लोगों से मिलती हूँ, पर्सनली जब मिलती हूँ या रूबरू, क्योंकि आज थैंक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग हमें पोस्ट करते हैं, और आज जिस पोजीशन पे वो लोग खड़े हैं उनका यही कहना है कि 1985 और 86 में जो आपकी फिल्म आई थी नाची मयूरी, बस उस फिल्म की वजह से आज हम इस मुकाम पर है। तो बहुत ही प्रभावित करने के बाद लोग मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ चली गई, और बार बार ये सवाल मैं खुद से भी पूछती रहती हूँ कि सुधा तुम कहाँ चली गई। 7 साल मैं इंतजार करती रही, और लोगों का यही कहना था कि चूंकि ये फिल्म आपकी जिंदगी पर आधारित थी, शायद इस वजह से वो फिल्म हिट हुई, एंड आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो। और ये ताने मैं बहुत सुनती रही, और जिंदगी में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेसेस। ये तो हमने हमारे किताबों में मैंने पढ़ा था, पर शायद मुझे नहीं पता था कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब जब लोग मुझे प्रोवोक करते हैं और ये कहते हैं कि आप ये चीज नहीं कर सकते, तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर कोशिश करती हूँ। और मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि एक बार कोशिश तो करके देखो, हार गई तो ठीक, पर कहीं जिंदगी में वो ये बात ना रहे तुम्हारे दिल में कि तुमने कोशिश ही नहीं की। तो शायद वो मेरे लिए हमेशा से एक गुरु मंत्र रहा है मेरी जिंदगी में। और उस फिल्म के बाद लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो आईएएस करना चाहिए, आपको आईएफएस करना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे जो इजीली अवेलेबल एक चीज है वो है फ्री एडवाइस, नसीहत।
लोग आपके पास आकर आपको नसीहत देंगे और आपको बार बार ये बोलना पड़ता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी हार्ड हिटिंग। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपको नसीहत देते हैं तो कई बार आप मिसगाइड हो जाते हो। एंड थैंक्स टू माय फैमिली, मैं कभी मिसगाइड नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ही एक इंडिपेंडेंट थिंकर रही हूँ लाइफ में। सुनती मैं सबकी हूँ, करती मैं अपनी हूँ, और इस विश्वास के साथ कि जब मैं कुछ करूंगी वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो आज उसी वजह से, जैसे आपने कहा कि एक फिल्म के बाद मैं ऑलमोस्ट गायब हो गई थी, और वही सुधा चंद्रन जब वापस आई तो एक स्टाइल आइकन बनकर एक नेगेटिव रोल में, और आज जब अगर हम टेलीविजन की हम बात करें तो जो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर आप टेलीविजन पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं झलक सुधा चंद्रन के रमोला सिकंद के उस कैरेक्टर का 100% रहता है। कहीं ना कहीं मैं वो एक इंस्पायरिंग फोर्स बन गई हूँ, एक एग्जाम्पल बन गई हूँ, एक बेंचमार्क बन गई हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। बट मैं अपने आप से यही कहती हूँ कि थैंक गॉड मैंने लोगों की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा ये अटूट विश्वास था कि अगर भगवान मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं वो जरिया जरूर वो देंगे, वो एक मुकाम जरूर देंगे। बट आज के जनरेशन के लिए एक एडवाइस है कि जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, ये एक जेट एज है, लोग हर चीज यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। बस मैं आई, मैं लॉन्च हुई, मैं स्टार बन गई और मैं कंटिन्यू करती रहूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम में वी हैड टू पे द प्राइस, और जो प्राइस मैंने पे किया है वो है वक्त। 7.5 साल मैं इंतजार करती रही। सुधा जी, 1986 में आपकी जो फिल्म आई, इसमें कोई शक नहीं कि इस फिल्म ने एक बड़ा कारोबार किया और आपको एक बड़ा नाम दिया, बहुत बड़ा नाम। लेकिन अपनी माँ की, अपने डैडी की छोटी सी सुधा, जो मात्र मुझे लगता है 15.5 साल की होंगी, टीन एज में अभी अभी कदम रखने ही वाली थी, कैसी थी उनकी जिंदगी? खत्म हो गई थी जिंदगी। जब एक कहते हैं ना, जिंदगी के एक, आपकी जिंदगी के 3 पड़ाव होते हैं। एक बचपन है, एक टीनेज जो बहुत ही क्रूशियल एज है, जब आप इतने सारे सपने देखते हैं, क्योंकि वही एक टाइम है जब आप सपने देखते हैं। उसके बाद उसे अचीव करने के लिए या साकार करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। सपने तो खास मैंने नहीं देखे थे, बट यस, हर लड़की यही सोचती है कि मेरी जिंदगी में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। पर लेकिन जब ये एक हादसा हुआ, एंड मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और जब ये हुआ तो मैं यही सवाल पूछती रही कि, एक तो मैं ये आज भी यही सवाल पूछती हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तब लोग मुझसे कहते हैं कि ये कर्मा है, तो चलो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है। बट 15 साल में बैड कर्मा तो हो ही नहीं सकता। 15 साल में कोई भी बच्ची मतलब कुछ गलत नहीं कर सकती कि उसे मतलब ऐसा एक पनिशमेंट मिल जाए। फिर लोग कहते हैं कि शायद वो पिछले जन्म का होगा। चलो हम इस बात को भी मान लिया हमने। मैंने कहा चलो पिछले जन्म का हिसाब, इस जन्म का हिसाब, आगे क्या? ये बार बार मैं सोचती रही और ये सवाल मैं अपने आप से पूछती रही, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। एक पॉइंट के बाद मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया, क्योंकि अब जब मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती थी, उस टाइम पे मैं अपने लिए नहीं जी रही थी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए जी रही थी। और जब भी मैं उनकी तरफ देखती थी, वो हमेशा बड़े दुखी रहते थे, लेकिन मेरे सामने दे बोथ वर वेरी बोल्ड। मुझे हमेशा इंकरेज करते रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ। और एक बार मैंने यही सवाल पूछा कि कब तक आप मेरे साथ, कब तक रहोगे? अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मुझे साइन करके दे सकते हो कि आने वाले 40 साल तक हम आपके साथ रहेंगे, चलो 40 साल के बाद क्या? तब भी तो मुझे, ये जिंदगी तो मेरी है, ये लड़ाई मेरी है। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि जो भी करना है सुधा अब कर ले, या तो इस बार या उस पर, देखते हैं। और मेरा एक अटूट विश्वास था भगवान ऊपर वाले पे, जो आज भी मेरा मतलब, दुनिया बोले कि वो ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के पीछे एक कारण है। ही नोज बेटर। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जवाब भी वही देंगे। तो मैं लड़ाई कभी नीचे वालों या इंसानों से मैं कभी नहीं लड़ती। मेरी लड़ाई हमेशा ऊपर वाले से, और मैं उनसे तब लड़ती हूं जब मैं खुद इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। कोशिश करती हूँ कि मैं ही करूंगी, लेकिन जब ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं उनसे सवाल पूछती हूँ। और उस वक्त भी मैंने यही सवाल पूछा था कि अब मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं, ना मेरे भाई है ना बहन है, मैं इकलौती हूँ। तो अगर जब इकलौती बेटी से अगर उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, तो क्या गलत किया उन्होंने? और आज वो सारी चीजें वो देख रहे हैं कि ये कुछ साकार नहीं होने वाले हैं, बट फिर भी वो मुझे हिम्मत दे रहे थे। और उस वक्त मैंने ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना की, मैंने कहा कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाओ प्रभु कि मैं जो भी करूंगी, लेट माय पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी। एंड
आई थिंक 2 साल में वो आंसर भी मुझे मिल गया। जो आज मैं बोल रही हूँ 2 साल है, बट इट इज 365 डेज मल्टीप्लाइड बाई 2। वो काफी, मतलब वो एक दिन और रात को अगर आप उस चीज को कन्वर्ट करें तो काफी मैं रोती रही, हंसती रही, अपने आप से लड़ने की मैंने बहुत कोशिश की। बट यस, 2 साल के बाद मतलब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि डॉक्टर पीके सेठी को रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला है जयपुर फुट के लिए। मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट एग्जैक्टली ये फुट क्या है, रामन मैग्सेसे अवार्ड क्या है, बट मुझे वो फुट के डिजाइन देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आई रोट टू डॉक्टर सेठी और मैंने कहा कि डॉक्टर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और लोगों का यही कहना था कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सेठी तो बहुत बिजी है, ही इज ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, वो आपको टाइम नहीं देंगे। मुझे 10 दिन में उनका फोन आया, उन्होंने कहा आप आ जाइए जयपुर, और मैं जयपुर चली गई। विद इन 2 आवर्स मैं उनसे मिली और मैंने कहा कि मैं डांस करना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा तुम पागल हो गई हो, तुम यहाँ सिर्फ चलने के लिए आई हो? मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद यही था। चलना तो मैं बॉम्बे में भी चल सकती थी एक किसी भी फुट के साथ, बट डॉक्टर सेठी से मिलने के बाद मैं यही कहती हूँ कि मेडिकली सिर्फ चीजें वर्क नहीं करती, उस सही इंसान से मिलना बहुत जरूरी है जो आपके लिए वर्क कर जाता है। और मेरे लिए वो इंसान है डॉक्टर सेठी। मतलब मेरे लिए, मैंने भगवान को नहीं देखा है, बट मुझे ये लगता है कि भगवान के रूप में मेरी जिंदगी में ऐसे 3-4 लोग आए थे। कहते हैं ना कि भगवान हर घर में नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में प्लांट करते हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, और वो है डॉक्टर पीके सेठी। मैंने उनसे कहा कि क्या जयपुर फुट के साथ मैं डांस कर पाऊंगी? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, ले लो फुट और चलो निकलो। तो जब डॉक्टर सेठी ने मुझसे कहा, मैंने कहा वाह ये तो बहुत ही ईजी है। जयपुर फुट के बाद मैं बॉम्बे आई और मैंने कोशिश की तो नहीं हो रहा था। डॉक्टर सेठी से कहा, मैंने कहा डॉक्टर ये हो नहीं रहा है। बोलता है मेहनत, लगन, कोशिशें करते रहो, डेफिनेटली तुम सफल होगी। 2-2.5 साल में कोशिश करती रही और फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं कर पाऊंगी। बट यस, इसके पीछे मेरी माँ, मेरे गुरुजी रामास्वामी भागवत, जिनके अंडर मैंने ये डांस की तालीम मैंने ली, और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, ये हम चारों की कड़ी मेहनत थी। हम दरवाजा बंद करके ये करते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बाहर आके ये कहूंगी कि मैं डांस करने वाली हूँ, कई लोग मुझसे ये ना कहे कि अब तुमको क्या जरूरत है यार, अब तुम पढ़ाई करो ना अपनी जिंदगी दूसरी दिशा में ले जाओ। तो बहुत अंडर सीक्रेसी मैंने ये 2 साल हमने ये की, और फाइनली इन जनवरी आई टोल्ड माय फादर कि मैं डांस करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी को भी ये नहीं पता था। तो फाइनली ही सेड कि आर यू श्योर? मैंने कहा करूंगी तो सही। और मुझे याद है कि 84 में जनवरी 26, यस द डेट इज 26 ऑफ जनवरी, यस, पहली बार जब मैं स्टेज पर आई तो आई रिमेम्बर मेरे पेरेंट्स की तरफ मैंने देखा और मैंने ऊपर वाले से मैंने यही कहा कि बस एक बार, इसके बाद तो मैं नहीं पूछूंगी, बट आज एक बार मुझे पार करा दे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे पेरेंट्स को देखकर हंसने लगे। और मुझे याद है कि जब मैं स्टेज पर जा रही थी, मुझे सिर्फ वो वक्त याद है, और जब मैंने खत्म किया 3.5 घंटे के बाद, मुझे वो वक्त याद है। बीच के 3.5 घंटे मुझे कुछ याद नहीं, मैं सिर्फ डांस करती रही। और खत्म होने के बाद जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो आई सॉ टीयर्स इन हिज आईज एंड ही जस्ट, मतलब लॉर्ड नटराजा की तरफ देखे उन्होंने सिर्फ एक वंदना की, और पलट के देखा मेरी माँ रो रही थी, मेरे पिताजी थे ही नहीं, बहुत टेंशन में थी। घर पहुंची तो मैंने पिताजी से पूछा कि पापा, सबके कमेंट्स आए पर आपके नहीं। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं कहूंगी वो ये था कि वो आए और उन्होंने मेरे पैर छुए। मैंने कहा व्हाट इज दिस डैड? सेज मैं सुधा चंद्रन अपनी बेटी के पैर नहीं छू रहा हूं, जो सरस्वती उनके पैर में है मैं उनको वंदन कर रहा हूं। आई थिंक आज मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, बट आई थिंक दैट अवार्ड इज प्राइसलेस। ये बहुत बड़ी बात है, अभिभावकों के लिए एक सीख भी है और बहुत बड़ी बात है। देख मेरे एक एक घुंघरू का भेद तू
बात करते समय हमारी आंखों में वो मंजर आता है जब आप जा रही होंगी अपने मम्मी पापा के साथ, और जैसा सभी बच्चे कहीं जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि भाई आज हमको वहां जाना है, और आप तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। और हमने ये भी सुना है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके अभिभावकों ने बड़े नाजों से आपको पाला है, आपकी परवरिश के बारे में भी सुना है। लेकिन एक छोटी सी सुधा चंद्रन उस वक्त कितनी खुश थी जब उन्हें ये भी एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कहाँ जा रही थी आप उस समय? देखिए, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो हॉलीडेज की हम बात करते हैं वो शायद उस टाइम हमारे लिए एक लग्जरी था। तो हम 6 या 7 साल में एक बार हॉलीडे के लिए जाते थे, क्योंकि हमको फिनेंस को अरेंज करना पड़ता था। एंड मेरे पेरेंट्स के, जैसे मेरे फादर है, उनके 3 भाई थे। कहीं ना कहीं मुझे ये बोला जाता था कि जितने कंफर्ट्स हम तुम्हें दे सकते हैं हम उतना ही दे पाएंगे, क्योंकि कुछ पैसे हमें गाँव भी भेजना पड़ता है, उनकी भी एक जिंदगी है। तो तब से लेकर आज तक एक हॉलीडे मैंने कभी नहीं ली। उस टाइम पे भी मैंने ऐसे ही कहा था, क्योंकि मैं बैंगलोर जाना चाहती थी, और रीजन वो है कि मैं गुंडप्पा विश्वनाथ की बड़ी फैन थी क्रिकेट में। तो मैंने कहा कि मैं बैंगलोर जाना चाहती हूँ और एक बार मैं गुंडप्पा विश्वनाथ का जो एक बंगला है वो मैं देखना चाहती हूँ। मैं उनसे डायरेक्टली मिलना भी नहीं चाहती थी। तो मेरे फादर ने कहा ये तो मतलब बेवकूफी है। मैंने कहा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, प्लीज मुझे बैंगलोर ले जाओ। तो मेरे फादर ने कहा कि चलो एक बार हम पहले चेन्नई जाते हैं, मेरी मासी वहां रहती थी। कहा चलो मासी से मिलके हम जाके फिर 10-15 दिन में आ जाएंगे। बहुत खुश होके मैं गई थी। एक तो माय पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट, तब भी सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने हाँ कहा। और वहां से, चेन्नई से, हमारे कुल देवता है वायलूर, ट्रिची के बगल में, विच इज अबाउट 6 आवर्स फ्रॉम चेन्नई। तो डैडी ने कहा कि हम कभी गए नहीं है, तो आई थिंक ये सिलसिला हमको अब शुरू करना चाहिए। कुल देवता को हम ऐसे भूल नहीं सकते, हर साल हमें जाना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स पहले जाते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो इस बार हम सब साथ में चलते हैं। हम वहां गए। वहां से आते वक्त ये हुआ, तब मेरी ग्रैंडमदर को लगा कि जब तुम्हारे वहां पर दर्शन करके हम आ रहे थे तो ऐसा हुआ क्यों। बट कहीं ना कहीं उनका वो एक विश्वास था, अटूट विश्वास था। क्योंकि उस वक्त जब ये हादसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि हम बस से रिटर्न कर रहे थे, तो इट वाज अ हेड ऑन कोलिशन, 2 बसों के बीच में टक्कर। और उस वक्त मैं बिल्कुल सही थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। वहां जो लोग थे मैं उनकी मदद कर रही थी, उनको, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, लोग सिर्फ तमिल बोल पा रहे थे और मैं एक थी जो हिंदी और तमिल दोनों बोल पा रही थी। और उस बस में 4 एथलीट्स थे दिल्ली से। वो कौन थे, कहां से आए थे, ये मैं नहीं जानती, और आज भी मैं उनको ढूंढ रही हूं, पर वो कौन है मैं नहीं जानती। और हर इंटरव्यू में मैं ये बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप जहां पर भी है, प्लीज उन 4 लड़कों में से अगर एक भी मुझे फोन करे तो मैं पर्सनली उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनमें से एक लड़का एथलीट था। जब यह हादसा हुआ तो वो भागा कुछ 40 किलोमीटर और एम्बुलेंस लेकर आया। उसने हमें एडमिट भी किया, बट सबसे लीस्ट अफेक्टेड मैं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन वहां के डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से जो एक हल्का सा एक कट था मेरे एंकल पे, उन्होंने क्लीन नहीं किया और प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया। अब 4 दिन के बाद पता चला कि गैंग्रीन सेट इन हो गया है। अब गैंग्रीन क्या था उस उम्र में मुझे नहीं पता। ये सारे मेरे लिए लैटिन वर्ड्स थे। फिर वहां से मेरे पिताजी ने ये डिसीजन लिया कि मैं चेन्नई शिफ्ट हो जाऊं। फिर चेन्नई शिफ्ट किया तो तब पता चला कि गैंग्रीन हैड ऑलरेडी स्प्रेड इनटू द बॉडी, और 24 घंटे का टाइम था कि या तो जिंदगी या फिर पैर। एंड चूंकि मैं माइनर थी तो मैं डिसीजन नहीं ले पाई, और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि हम एम्पुटेशन कर लेते हैं। उस समय आप बहुत छोटी थी, आपके सामने पूरी जिंदगी थी, आपके मन पर क्या बीत थी? आई थिंक आदमी वो एक क्षण में इतना बड़ा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कहाँ मैं हंसती खेलती एक छोटी सी बच्ची, पर वो 8 महीने में मैं बहुत मैच्योर हो गई थी। क्योंकि 8 महीने मेरे पास और कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ सोचती रही, ये सोचती रही कि अब मैं जीऊंगी तो कैसे जीऊंगी, और मेरी जिंदगी में है क्या, मुझे करना क्या है। और उस वक्त मुझे पता है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ टिपिकल तमिल ब्राह्मण फैमिली, तो एस्ट्रोलॉजी पे हम बहुत बिलीव करते हैं। तो मेरी माँ ने इमीडिएटली एक एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करके क्या हो रहा है मेरे बेटी के साथ, तो उन्होंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि ये लड़की बहुत ही फेमस हो जाएगी। और मैं हंसी थी उनको देखकर, बहुत बुजुर्ग थे वो, मतलब ये शर्म की बात है, आई शुड नॉट हैव डन दैट। तो मैंने कहा सब, जब मैं सही थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अब ये सब कुछ होने के बाद अब मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा कि शायद मैं नहीं रहूं, क्योंकि मैं बहुत एजड हो गया और तुम्हारे फैमिली के एक बहुत ही क्लोज निट एस्ट्रोलॉजर रहा हूं और मैंने हर चीज प्रेडिक्ट की है। आज लिख लेना, 3 साल बाद तुम देखना तुम्हारी जिंदगी, यू विल बिकम अ स्टार एंड ट्रू।
बगिया में चैन से अपनी अखियां मीचे, ऐसा पवन छकोरा आया, दौड़ पड़ी मैं उसके पीछे। मैं तो सोई थी बगिया में चैन से अपनी अखियां मीचे, ऐसा पवन छकोरा आया, दौड़ पड़ी मैं उसके पीछे। पागल कर डाला मुझको रुत के इशारों ने, झूम 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 नाच मयूरी, छन छन लन 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 नाच मयूरी, झूम झूम नाच मयूरी, छन 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 नाच मयूरी। है जानी मानी नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधा चंद्रन के साथ।
जैसी सुधा चंद्रन, इतनी सुंदर सुंदर उनकी सखियां स्कूल में, स्कूल के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छी लड़की थी मैं, बिल्कुल नोटोरियस नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी। क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि देखो हम मिडिल क्लास लोग हैं, कोई भी वो शौक नहीं पालना जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरे डैडी मुझसे हमेशा यही कहते थे कि ऊपर की तरफ कभी मत देखना, जिंदगी में हमेशा नीचे देखना, ये देखना कि तुमसे नीचे जो लोग हैं उनके पास वो चीजें नहीं है जो आज तुम्हारे पास है। सो जस्ट फील थैंकफुल अबाउट इट। स्कूल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी और कभी फर्स्ट रैंक से नीचे मैं कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए पढ़ाई नहीं करती थी, मैं अपनी माँ के लिए करती थी। क्योंकि मेरी माँ बहुत खुश होती थी। मुझे याद है रिपोर्ट कार्ड में जब रैंक 1 आता था तो मेरी माँ बहुत खुश होती थी। एंड शी ऑलवेज टोल्ड मी कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एजुकेशन जो है वो एक ब्लैंक चेक है जिसे तुम कभी भी जिंदगी में एनकैश कर सकती हो। तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें सिर्फ पढ़ाई दे सकते हैं। इस पढ़ाई के साथ तुम अपनी जिंदगी का क्या करती हो ये तुम पे डिपेंड है। तो मुझे बार बार पैसों की अहमियत एंड एजुकेशन, ये दोनों चीजों के बारे में मुझे मेरी माँ हमेशा बोलती थी। और मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि देखो तुम्हारे डैडी निकलते हैं 6 बजे, शाम को 8 बजे आते हैं, उन पैसों से हमारा घर भी चलता है और तुम्हारे पापा के घर वाले के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी चलते। तो ऐसा कुछ भी मत मांगो जो तुम्हारे डैडी को एक लोन लेकर तुम्हारे लिए करना पड़े। और आज तक ऐसा कोई भी लोन मैंने नहीं लिया है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीदी करूंगी, ना मैं EMI में बिलीव करती हूँ और ना ही मैं लोन में, क्योंकि बचपन में मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था। आज वो मेरे साथ नहीं है, बट उनके वैल्यूज और उनकी जो ट्रेनिंग है वो आज तक मेरे साथ है। एक बात मुझे हमेशा खटकती रही कि मेरी माँ रोज मार्केट जाती थी, तब मैं बोलती थी कि तुम ऑटो में क्यों नहीं जाती हो? बोलते नहीं, वो जो 20 रुपए मैं सेव कर सकती हूँ ना, उससे हमारा आधा लीटर दूध आता है। तो मतलब इतनी इकोनॉमिकल थी मेरी माँ। वो नॉर्मली 4 बजे जाती थी और 5:30-6 बजे वापस आती थी शाम को। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद मैंने देखा कि वो शाम को 8 बजे जाती थी, क्योंकि वो लोगों को अवॉइड करना चाहती थी ताकि वो लोगों से ना मिले। ये मुझे बहुत बुरा लगता था। और जब लोग मुझसे मिलने आते थे तो बोलते थे यू आर सो इंटेलिजेंट, छोड़ो ना ये बातों को, छोड़ना, डांस में क्या रखा है? मैंने कहा मैंने आपसे कभी पूछा ही नहीं है, आप होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले कि डांस में है क्या? आप क्या जाने डांस क्या है? सो लोग आते रहे, बट मैं बहुत इंडिफरेंट रही उनसे। मैं बहुत रूड भी रही कई लोगों के साथ। मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे एडवाइस देते थे मैं उनको बोलती थी कि जस्ट शट अप, अब आप निकल जाइए, हो गया ना, मिले ना, अब निकल जाइए। और लोगों को ऐसा लगा था कि मैं थोड़ी सी हिल गई थी उस टाइम पे एक्सीडेंट की वजह से, बट नो, वो मेरे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म था जो मैंने अडॉप्ट किया था। कि मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी भी वीक हो गई तो लोग मुझ पर हावी हो जाएंगे। बेटर टू बी रूड, क्योंकि अपने आप को अगर सुधारना हो, अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो उस वक्त रूड रहना बेटर है। जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अरे इससे क्या बात करनी है, तो बड़ी रूड है, तो लोग मेरे घर पे आना ही उन्होंने बंद कर दिया, विच वॉज वेरी गुड फॉर मी। और मेरे लिए मेरी थिंकिंग और मेरा पाथ बहुत क्लियर हो गया था। नृत्य में, खासकर क्लासिकल में, बहुत ज्यादा फुटवर्क होता है, बहुत ज्यादा पैरों की कलाकारी चाहिए और जो शरीर का एक रिदम होता है बहुत जबरदस्त चाहिए उसमें। तो आपने ये जयपुर फुट के साथ किस तरह से मैनेज? 3.5 साल, न दिन देखा न रात। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना बचपन रीलिव कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मेरी माँ मुझे डांस स्कूल लेकर जाती थी तो एक एक स्टेप सिखाया जाता था। ता कई धी धी तई, ता कई धी धी तई, ता तई 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 धी धी तई, ता तई। और मुझे याद है कि मेरे गुरु जो थे वो मेरे पैरों पैर से लाठी मारते थे, ये नहीं बराबर नहीं है, अरे मंडी में बैठो, पैर खोलो, ऐसे रखो। सारी चीजें मेरी माँ कर रही थी उस टाइम पे। मतलब मेरी माँ, मेरी गुरु, मेरी माँ, सब कुछ थी वो मेरे लिए। मतलब आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ उसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। I mean, अगर दूसरा जन्म मुझे मिले, ऐसी माँ मुझे मिले, या वही, अगर वही आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इट इज सैड कि मतलब बहुत स्ट्रगल करती रही वो मेरे लिए। सक्सेस भी देखा उन्होंने मेरा, बट एक होता ना कि सक्सेस के बाद जो एक कंफर्ट है, मैं अपनी माँ को आज बहुत कुछ दे सकती थी, पर वो मेरे साथ नहीं है। तो आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि उम्मीद जागी जिंदगी के लिए। आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस किए और इतनी ज्यादा सफलता आपको मिली। उसके बाद आप मुड़ती हैं मयूरी फिल्म की तरफ। जी, जब मैं डांस करने लगी तो पेपर्स और न्यूज़पेपर्स में तो काफी मतलब मेरे बारे में लिखा गया था। तब मिस्टर रामूजी राव जो आंध्रा के न्यूज़पेपर बैरन हैं और रामूजी फिल्म सिटी आजकल मतलब इट्स वेरी फेमस, वो भी एक बहुत ही डायनेमिक प्रोड्यूसर थे, कुछ नई चीजों को ढूंढते थे। तो वहां से एक मैसेज आया कि वी वांट टू मेक अ फिल्म ऑन योर डॉटर्स लाइफ स्टोरी।
सबसे पहले डैडी को उन्होंने कांटेक्ट किया था बिकॉज ही वाज वर्किंग फॉर द अमेरिकन कॉन्सुलेट। तो उन्होंने चेन्नई ऑफिस फोन करके चेन्नई से बॉम्बे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं गई, मैं मिली उनसे और मैंने अपनी कहानी सुना दी। और इनिशियली वो वहाँ के कोई स्टार जो थी उनके साथ वो करना चाहते थे, पर जैसे ही मेरी मुलाकात उस डायरेक्टर से हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं सुधा के साथ ही बनाऊंगा बिकॉज वो बहुत एक्सप्रेसिव है। और प्लस हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक पर्सन ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म में अपना ही रोल किया, आज तक नहीं हुआ है। तो ही सेड कि अगर सुधा रेडी है तो मैं ये फिल्म लॉन्च करूंगा। मैं घर आई और तब फिल्म्स, मतलब उस टाइम पे जो बोले फिल्म्स, तुम पढ़ी लिखी, एक होता ना कि हमारे टिपिकल फैमिलीज में 10 सर फिर एक साथ आ जाते हैं, नानी दादी मौसी ये सब, मामा मामी, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, वो तो हाथ से निकल जाएगी, इंडस्ट्री सही नहीं है, वो है ये है वो है। मतलब मैं वही कहती हूँ ना कि एक कॉर्पोरेट लेवल में भी वो ऐसी मीटिंगें नहीं होती थी मैं जितने हमारे घर में मीटिंगें होती थी। फाइनली मेरी ग्रैंडमदर जो सबसे ओल्ड फैशन थी, उन्होंने कहा कि मेरी पोती ये फिल्म करेगी। मैंने कहा क्या? मेरी ग्रैंडमदर जो राहु काल देखती है, जो ये काल देखती है, वो काल देखती है। मैंने कहा क्या हो क्या गया? नहीं तुम करो, बस सिग्नल मिल गया। तो मैंने कहा चलो करो। बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज फिल्मों का शौक तो पहले से ही था, मतलब हर सैटरडे संडे हम लोग फिल्म देखते थे। मैंने कहा चलो यार एक मिला है। बट उस टाइम पे ना फ्रेंड्स ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी जिंदगी में। तो मैंने कहा यार फिल्म ऑफर है, मैंने कहा करूँ या ना करूँ? अरे करना, हमको भी कितना अच्छा लगेगा कि हम बॉम्बे में सड़कों पे घूम रहे हैं और यार तेरा पोस्टर बैनर सब लगेगा, हम भी बोलेंगे यार हमारी दोस्त है। तो दैट वाज द एक्साइटमेंट। मतलब पता ही नहीं था कि क्या फिल्म है क्या नहीं, कुछ नहीं। चली गई हैदराबाद। बट मुझे याद है जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा नहीं, अपने फ्रेंड से दूर नहीं जा सकती, 1 महीना मैं कैसे रहूंगी। वहां गई और फर्स्ट डे मुझे याद है कि एक तो तेलुगु लाइनें दे दी। मुझे तो तेलुगु मतलब पता ही नहीं था ये भाषा क्या है। तो मैं गई और मुझे याद है फर्स्ट सीन जब मैंने किया, वो तो हंसते खेलते अपने भाई बहनों से बोलती हूँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, ऐसा कुछ था। और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो वो डायरेक्टर ने कहा कि हो क्या गया तुमको? मैंने कहा नहीं, एक काम करो ना, आप किसी और को ले लो, मैं घर जाना चाहती हूँ बॉम्बे, मुझे टिकट दे दो। तो संगीतम श्रीनिवास राव जिन्होंने अपू राजा और पुष्पक जैसी फिल्में बनाई थी, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे वो। मैंने कहा ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो, चलो आज हम शूट नहीं करते, कल तुम आ जाओ। कल भी अगर तेरा मन ऐसा ही रहा, कल शाम के फ्लाइट से मैं तुमको भेज दूंगा। बोला एक काम करो, तुम एक दिन मेरे साथ रहो सेट पे, देखते रहो कि कैसा क्या है, इंडस्ट्री है, कल जाके तुम अपने दोस्तों को बोल सकती हो। एक दिन मैं वहां रही और मुझे लगा कि हम टिकट लेते हैं 2 घंटे में, बोलते यार क्या बकवास फिल्म बनाई है, बट उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों का घर चलता है। मुझे न्यूएंसेस ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने कहा चलो एक बार देखती हूँ, कल आती हूँ मैं। और देखते देखते मैं बड़ी इंटरेस्टेड हो गई हूँ। मतलब मुझे डायरेक्टर सिखाते थे कि लाइट इस तरह से है, चलना है, सीखना। मैंने कहा ओ, तो सिर्फ लाइनें नहीं होती है यहाँ पे, ये चीजें भी हमें सीखना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में मुझे पता ही नहीं चला कि 25 दिन कैसे निकल गए। और लास्ट डे मुझे याद है जब मैं जा रही थी, मैं रो रही थी। तो डायरेक्टर पूछा अब तुम क्यों रो रही हो, अब तो तुम घर ही जा रही हो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा दिल लग गया, मैं नहीं जाना चाहती। सो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि नॉट डूइंग अ फिल्म टू लविंग द इंडस्ट्री। और आज भी मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जब कोई भी इसकी बुराई करता है मेरा खून खौलता है। मतलब मैं वही बोलती हूँ कि लोग तरसते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो आई थिंक वी वर ऑल वेरी लकी कि आज हमें वो मौका मिला है कुछ करने के लिए। और 30-35 साल हो गए मुझे भी इंडस्ट्री में, और अगर आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं तो यस, मेरी मेहनत तो है ही, बट कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह मैंने भी मतलब पाली उनकी दुआओं से। और जितने लोगों से मैं मिलती हूँ तो उन सब का एक ही है, सुधा जी वी प्रे फॉर योर सक्सेस। सुधा जी, उसके बाद आपकी फिल्म आई नाची मयूरी। वही मैं कह रही हूँ कि जब उस प्रोसेस में मुझे पता ही नहीं चला कि ये फिल्म कैसे बनी, कब बनी। 1 महीने में फिल्म भी खत्म हो गई, रिलीज भी हुई, सुपर हिट भी हुई। मतलब एक होता ना कि आप उस फ्लो में चलते गए। मैं चलती गई। मयूरी के बाद इमीडिएटली नाची मयूरी बनी हिंदी में। तो मुझे पता ही नहीं चला कि फिल्म सुपर हिट हुई और मैं स्टार बन गई हूँ। कि स्टार क्या है मुझे नहीं पता था। सिर्फ लोग मुझे बोलते थे कि अरे यार तेरी फिल्म सुपर हिट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक मैं साउथ की फिल्में करने लगी थी, तो वो यूफोरिया मैंने यहाँ देखा ही नहीं, मुझसे मिस आउट हो गया। यहाँ से मेरे फ्रेंड्स बोलते थे सुधा तू तो बड़ी स्टार हो गई यार, तू बॉम्बे तो आ। मैंने कहा अच्छा, मैं इतनी बड़ी स्टार हो गई हूँ बॉम्बे में। और जब मैं घर आती थी तो लोग आते थे, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट। जब मैं चलती थी पहले एक्सीडेंट के बाद, तो लोग बोलते ये देखते थे कि यही है। और उसके बाद जब मैं चलती बोलते अरे यार यही है। सो दैट यही है में जो कनोटेशन का फर्क था, वहां मुझे लगा कि यस मैंने कुछ अचीव किया है। एंड दैट वाज द डे मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही एक स्मॉल परसेंटेज में कुछ तो मैंने दिया है। और आज भी मैं कहती हूँ कि जितना भी मैंने अपने पेरेंट्स को दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट तो आज तक मैं नहीं दे पाई हूँ। आज भी मैं सिर्फ इंटरेस्ट ही भर रही हूँ। तो नाची मेरी फिल्म सुपर हिट हुई, साउथ की काफी फिल्में करने लगी। बट नाची मेरी के बाद जैसे आपने कहा कि 7 साल मैंने कुछ नहीं किया,
और उसी दौरान ये टेलीविजन का एक दौर शुरू हुआ। तो लोगों का ये कहना था कि जिसके पास काम नहीं हो वो टेलीविजन करते हैं। मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, चलो हम टेलीविजन ही कर लेते हैं। और धीरे धीरे छोटे मोटे रोल्स करते करते करते, बोलते ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, और वो थी एकता कपूर। और उसी वक्त मेरी शादी हुई थी 95 में, एंड आई मैरिड टू पंजाबी, तो नॉर्थ इंडियन से मेरी शादी हुई है। और मुझे पता है कि एक पंजाबी से शादी करने के पीछे हमने कितना स्ट्रगल किया था अपनी माँ को कन्विंस करने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि मरते दम तक वो कभी कन्विंस नहीं हुई, क्योंकि उनका यही कहना था कि आई शुड गेट मैरिड टू साउथ इंडियन, पढ़ा लिखा लड़का हो जो कंप्यूटर इंजीनियर हो, यूएस में सेटल हो। मतलब मेरी माँ वही सोचती थी। तो आई थिंक जिंदगी में अगर कहीं वो लेट डाउन हुई थी तो शायद मेरी शादी को लेकर ही। उस वक्त उनको लगता था कि नो, मेरी बेटी गलत कर रही है। बट मेरे फादर का एक था कि मेरी बेटी जब एक डिसीजन लेती है वो कभी गलत नहीं हो सकता। और उस वक्त भी लोगों ने कहा 6 महीना भी नहीं टिकेगा, आ जाएगी वो लड़की। और मुझे याद है कि मैंने कभी जिंदगी में कुकिंग नहीं की। गैस के पास मेरे फादर नहीं छोड़ते थे, नहीं 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 कुछ हो जाएगा, नहीं 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 मत करना। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो बट ये तो था कि शादी करूंगी तो अपने पेरेंट्स के साथ ही, मतलब उनके गैर हाजिरी में मैं शादी नहीं करूंगी। मन मार के मेरी माँ भी आई थी शादी के लिए, और बहुत एक छोटे से पैमाने में एक मंदिर में मैंने शादी की, क्योंकि मुझे पता था कि ये साउथ और नॉर्थ का कल्चर मिक्स करना इज इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा भैया कुछ मत करो, मंगलसूत्र पहना दो, तुम्हारे हिंदू धर्म से पंजाबी धर्म से सिंदूर भर लो, बस। मैंने कहा कहानी खत्म। और मुझे याद है कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मैंने फ्लाई किया था चेन्नई, बिकॉज अगले दिन मेरा शो था। जब मैं आई, अब प्रॉब्लम ये है कि खाना कैसे बनेगा, तो आई सेड कि रवि मैं नहीं जानती कैसे खाना बनाते हैं। माय हस्बैंड यूज्ड टू मेक खिचड़ी, इज अ वेरी गुड कुक, बट काम पे जाते थे वो, तो सवेरे वो 6 बजे मेरे लिए खिचड़ी बना के जाते थे, और रात को जब मैं आती थी मैं वही खिचड़ी खाती रहती थी, गर्म भी नहीं कर सकती थी। और मेरी माँ बार बार मुझे फोन करके पूछती भी थी, और खाना क्या बनाया आज? मैंने कहा कमाल का खाना बनाया, बहुत ही बढ़िया। मतलब 6 महीने तो मैं झूठ बोलती रही, बट मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगी। और सबका यही कहना था कि इकलौती हो, तुम जाओ ना, रहो ना अपने पेरेंट्स के साथ। बट ये दिस वॉज माई कंडीशन, भले एक छोटा सा रूम हो पर रहूंगी मैं अपने पति के साथ ही। और वो दिन से आज तक आई हैव नेवर स्टेड विद माई पेरेंट्स। तो वैसे एक जिंदगी चलती रही। और जब ये ऑफर आया तो मैंने कहा रवि मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगी। उसने कहा तुम बिल्कुल बाकी सारे जितने भी छोटे मोटे काम कर रही हो ना, बंद करो, मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मैंने शुरुआत की कहीं किसी रोज की। और उस वक्त मुझे याद है जब मैं गई थी एकता से मिलने, मैंने कहा एकता मुझे लगता है कि वो जो शाइना का रोल है ना वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट टाइकून, मैं रही एक मिडिल क्लास की लड़की, मुझे पता नहीं ये सब कैसा होता है। जस्ट बिलीव मी मैम, आप कर लो। 6 महीने के बाद मैं आपसे बात करूंगी। 3 महीने में तो स्टार बन गई थी। शाइना उतनी बड़ी स्टार नहीं बनी जितनी रमूला सेकंद बनी। मतलब रमूला सेकंद की बिंदिया बिक रही थी, मेकअप, ये वो हर चीज रमूला रमूला रमूला। और मुझे याद है जब हम इवेंट्स के लिए जाते थे तो मिस सुधा चंदन के नाम से नहीं फ्लाई करती थी, मैं मिसेस रमूला सेकंद के नाम से फ्लाई करती थी, क्योंकि उस टाइम पे आईडीज नहीं पूछा करते थे एयरपोर्ट्स में। और तो और मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ फ्लाई करते थे वो रवि डैंग के नाम से नहीं फ्लाई करते, मिस्टर सेकंद के नाम से फ्लाई करते थे। तो मतलब यहां तक वो कैरेक्टर हावी हो गया था। मतलब एक बहुत ही सरल मिडिल क्लास लड़की सडनली वो स्टाइल आइकन कैसी बनी ये भी मैं नहीं जानती। बट मेरा यही है कि मैं कभी सवाल नहीं पूछती। मुझे ये लगता है कि ऊपर वाला जो भी करता है ही इज अ मास्टरमाइंड, पूरी स्क्रिप्टिंग वहां है, हम सिर्फ एक कलाकार है, वो जो स्क्रिप्ट हमको देते हैं उसे फॉलो करते रहो, बस जिंदगी खुश रहो। आप एक बेहतरीन नृत्यांगना हैं और नाचे मयूरी फिल्म ने यह सिद्ध कर दिया कि आप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। वो तो मैं श्रेय दूंगी अपने डायरेक्टर्स को और गोपी कृष्ण जी को, बिकॉज मैं कथक डांसर नहीं थी, मैं भरतनाट्यम डांसर थी। सो कथक मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। बट कहीं ना कहीं गोपी जी, मतलब मैं वही कहती हूँ ना, जिंदगी से कोई कड़वाहट नहीं है मुझे, क्योंकि जितने भी लोग मेरी जिंदगी में आए हैं सब अच्छे ही आए हैं, कोई बुरा नहीं आया। तो मुझे पता ही नहीं चलता जब लोग बोलते हैं कि ये इंसान खराब है या वो इंसान खराब है। ऊपर वाला शायद मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है कि वो बुरे लोगों को मेरी जिंदगी में आने ही नहीं दिया उसने। किसी भी क्षेत्र में मैं गई, जो भी मैं करती हूँ, आज भले मेरा वो लड़का है जो मेरे साथ काम करता है, पर वो भी इतना अच्छा है, मुझे गलत किसी में दिखता ही नहीं है। या तो फिर सारे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे। मेरी
से नाचे मयूरी। तन घायल मन मेरा घायल, तूने तोड़ी मेरी पायल, फिर भी जीवन भर नाचूंगी। छम छम रो रो कर नाचूंगी, गिर जाऊंगी पर नाचूंगी, मर जाऊंगी पर नाचूंगी। मैं एक पाँव पर नाचूंगी, मैं एक पाँव पर नाचूंगी। आपने देश विदेश में बहुत सारे शोज किए, तो कोई ऐसी याद जो आप बांटना चाहें? मैं वैंकूवर में परफॉर्म कर रही थी और अभी मैं 85-86 की बात कर रही हूँ। मुझे याद है कि मैं वहाँ परफॉर्म कर रही थी तो एक पंजाबी औरत थी, बुजुर्ग थी, तो वो आई थी ऊपर स्टेज पे मुझे मिलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बुजुर्ग आके आपको आशीर्वाद देते हैं। मैं इन चीज़ों पे बहुत विश्वास करती हूँ। मतलब पुत्र बहुत अच्छा डांस किया तुमने, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगी? मैंने कहा अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगी। कहा कि जो जूतियाँ तुम पहनती हो, हिंदुस्तान की जो जूतियाँ हैं वो मुझे दे दो। मैंने कहा मेरी जूतियाँ लेकर आप क्या करेंगी? तो मैं 40-50 साल पहले मैं टोरंटो और फिर मैं वैंकूवर आ गई थी। हिंदुस्तान की मिट्टी है और आज वही हिंदुस्तानी मिट्टी में आज तुम्हारे परफॉर्मेंस में मैंने देखा है। उसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खो दिया है। तुम्हारी जूतियाँ मुझे दे दो, मैं उसे अपने पास रखूंगी। दैट वॉज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी। बट वो देते हुए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं सुधा चंद्रन हूँ, वो गर्व नहीं था मुझे, पर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदुस्तानी जब आउट ऑफ इंडिया जाकर परफॉर्म करते हैं तो अपना छाप छोड़ कर ही आते हैं। आज तो खैर इट इज बहुत ही आसान सा हो गया, बट मैं 85-86 की बात कर रही हूँ। मात्र एक हिंदी फिल्म में नाचे मयूरी में इतना बड़ा स्टारडम देखा, रातों रात आप स्टार बन गई। वो स्टारडम तो है नहीं जी। मैं ये कहूंगी कि लोग उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो गए थे, उस मेहनत से कनेक्ट हो गए थे मेरे जरिए, जो भी मतलब जो भी उन्होंने देखा। बिकॉज ये हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक वक्त जरूर आता है जब आप टूट जाते हो। तो जब आप ऐसे कोई एक फिल्म देखते हो तो वो बड़ा इंस्पायरिंग रहता है। जैसे चक दे इंडिया जब मैंने देखा था, मैं बड़ी इंस्पायर हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं झलक दिखला जा करने जा रही थी और मैं 2 माइंड्स में थी। मैंने कहा नहीं यार, ये सांबा रूम्बा सांबा सब आपसे होगा ही नहीं, जाएंगे और जलील होके आएंगे। बट जब मैं चक दे इंडिया देख रही थी एंड दैट वाज द टाइम व्हेन द लास्ट कॉल केम इन, मैंने कहा मैं करूंगी, देखते हैं यार। हमको पता ही नहीं चलता है कि कब क्या चीज आप पे इन्फ्लुएंस कर जाती है। तो उस वक्त शायद नाचे या मयूरी वो एक रीजन है जिसमें शायद मैं एक कैटालिस्ट थी, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर थी, या अपनी जिंदगी के जरिए मैंने लोगों को कुछ कहने की कोशिश की थी। काफी पॉपुलर हो गया था और काफी इफेक्टिव भी रहा। तो वो स्टारडम है या नहीं वो मैं नहीं जानती, बट यस लोग उस फिल्म से बहुत प्रभावित हुए थे। स्टारडम मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम के लिए रहता है। जब लोग इन्फ्लुएंस या प्रभावित हो जाते हैं ना, वो जिंदगी भर रहेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर मैं इस दुनिया से चली भी गई, जब भी कोई जिक्र आएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 100 लोगों में एक नाम में सुधा चंद्रन के बारे में जरूर आने वाली पीढ़ी हो या आने वाली आई डोंट नो हाउ मेनी जनरेशंस लेटर, तो शायद वो एक ही छाप है जो मैं शायद इस दुनिया में छोड़कर जाऊंगी। बच्चे आजकल के या पहले भी अगर इतने बड़े हादसे से गुजरते हैं, छोटी सी परेशानी होती है तो हमने सुना है कि वो कितनी चीजें कमिट करते हैं और बहुत कुछ अपने को ऐसा फील करते हैं हैरेस्ड, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? बहुत दुख होता है, बिकॉज ये बहुत ही एक अहम सवाल आपने पूछा है कि जब मैं बच्चों को देखती हूँ या स्ट्रेस की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ओ वी आर स्ट्रेस्ड, मतलब क्या है, जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई है तो स्ट्रेस्ड आउट, तो आगे चल के क्या होगा। और इस वजह से वो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में। मतलब मैं आजकल के बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस का नाम तब भी स्ट्रेस ही था और आज भी स्ट्रेस ही है, और उन चीजों से हमने तो फाइट बैक किया है। आप इतनी इजिली आप गिवन कैसे कर लेते हो? और मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई स्टेप लेने जाते हो तो एक बार सोचो कि पीछे कोई आपका इंतजार कर रहा है।
अगर वो एक सोच आपके दिल में आ गया तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते। या तो आप बहुत ही सेल्फिश हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हो, और जो ऐसा सोचते हैं उन बच्चों को मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। आज भी इस उम्र में भी जब मैं कुछ करने जाती हूँ तो 2 बार सोचती हूँ कि पीछे मेरे घर में मेरे पिता है और मेरे पति है, मैं नहीं कर सकती ये। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे लिव योर लाइफ। मैंने कहा व्हाट इज माई लाइफ, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं अपने पति के कदमों पे गिरी पड़ी हूँ या अपने फादर के इस पे, ये बात नहीं है। मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट मैं जीती हूँ अपनी फैमिली के लिए। वो खुश तो मैं खुश, वो दुखी तो मैं दुखी। दिस इज माई प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि सुधा जी इतनी खूबसूरत कैसे हैं। उनकी तरफ से हम ये सवाल आपसे पूछते हैं। राज की बात बताऊं, ये मेकअप का कमाल है। नहीं, इतनी खूबसूरती का राज बता दीजिए। खूबसूरती का राज ये है कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीती हूँ। मैं रात को 9 बजे सो जाती हूँ, सवेरे 6 बजे उठती हूँ। मैं पार्टी नहीं करती, मैं लोगों से मिलने नहीं जाती, ना मैं गेस्ट को ज्यादा इनवाइट करती हूँ और ना ही मैं किसी के घर जाती हूँ। बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। जितना भी वक्त मुझे मिलता है, क्योंकि मैं सिर्फ काम करती हूँ, और काम करते करते जितना भी मुझे वक्त मिलता है, मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूं। तो जिस दिन मैं काम नहीं करती, 8 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, 8:30 मैं किचन साफ करती हूँ, टेलीविजन देखती हूँ और सो जाती हूँ। अगले दिन 5:30 बजे उठ जाती हूँ, घर का काम करके फिर मैं निकल चलती हूँ। और ज्यादा सोचती नहीं हूँ मैं, मतलब जहां सोचना होता है वहां मैं जरूर सोचती हूँ, बट वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में मैं सोचती हूँ। और एक अटूट विश्वास है ऊपर वाले पर कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब है वो है ना अपने साथ, तो हमें किस चीज का डर, देख लेगा वो, कर लेगा। वैसे तो आपका बहुत व्यस्त समय है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि मयूरी गर्ल अपने खाली समय में क्या करती हैं? खाली समय में मैं अपना कबर्ड क्लीन करती हूँ, साड़ियाँ इधर से उधर रखूंगी, ज्वेलरिया 10 बार देखूंगी, पति का दिमाग खाऊंगी, डैडी के साथ झगड़ा करूंगी, और जब ये सब कुछ हो जाता है तो बिस्तर पे लेट के टेलीविजन देखूंगी। टेलीविजन देखना मतलब लाइक जब लोग मुझसे पूछते हैं आप ये शो भी देखते हो, आप वो भी देखते हो, आपको ये सीन भी याद है? मैंने कहा मुझे हर सीन याद है, कौन क्या कर रहा है टेलीविजन में मुझे ये भी पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंडस्ट्री से मैं कनेक्टेड हूँ वहां मैं अनजान बन के ना जाऊं। कि जब मैं किसी एक्टर से मिलती हूँ, मुझे याद है जब कुछ एक्टर्स मुझे उस वक्त मिलते थे, आप कौन, मैंने कहा ये बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत इंसल्टिंग है एक एक्टर के लिए। अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस एक्टर के बारे में जानूं, मतलब उतना तो मेरे पास वक्त है कि मैं उस एक्टर के बारे में जानूं। खैर आज तो गूगल है, विकीपीडिया है, बट एक परफॉर्मेंस जब मैं देखती हूँ किसी के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉक अप टू दैट एक्टर एंड से कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वो कितना ही मतलब हो सकता है कि वो एक नया एंट्रेंट हो, वाकई मैं जब मैं इंस्पायर होती हूँ किसी से, मैं जाके मिल के आती हूँ उनसे। चलते चलते हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी? आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज किसी के पास समय नहीं है, हर कोई बिजी है अपने अपने लाइफ में, लेकिन बावजूद इसके जब लोग, आजकल तो चलो सोशल नेटवर्किंग है, आपसे ये कहते हैं कि मैम वी आर प्रेइंग फॉर यू, आप हमेशा खुश रहे। मैं यही कहती हूँ कि कितने सेल्फलेस है मेरे फैंस, जो अपनी सारी परेशानियां भूलकर वो 1 मिनट का वक्त मेरे लिए देते हैं कि मैं खुश रहूं, दुआओं में, प्रेयर्स में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है, लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप ये सब कुछ कैसे करती हैं, एंड ट्रूली मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कुछ कैसे करती हूँ। या तो ऊपर वाला मुझ पे बहुत मेहरबान है, या वो एक एक्स्ट्रा, वो एक ताकत है मुझ में कि मैं थक भी जाती हूँ फिर भी कर लेती हूँ, या मेरी माँ का आशीर्वाद है, या मेरी फैमिली का सपोर्ट है, या फिर मेरे वेलविशर्स है जो मेरे लिए दुआएं करते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने कहा अभी, जो जो जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, और मेरा अंतिम क्षण जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तब तक ये लोग मेरे साथ रहे। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे रिस्पेक्ट के साथ इस दुनिया में मेरा नाम लिया जाए। दैट्स ऑल। सुधा चंद्रन जी ने हमसे बातचीत की इस कार्यक्रम में। हमारे श्रोताओं की तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से हमसे बातचीत करने का सुधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। इनफैक्ट पुरानी सारी यादें मैं वही सोच रही थी कि जिंदगी कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक आज मैं खड़ी हूँ, बट इस जर्नी में आपसे बात करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी आपने सुना एक खूबसूरत कलाकार, एक खूबसूरत अदाकारा और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के कलाकार सुधा चंद्रन के साथ संगीता श्रीवास्तव की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला सुषमा सुरड़कर और दिवाकर द्विवेदी का, और विविध भारती की ओर से
इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।